बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। इस वीलॉग में बात करेंगे चीफ़ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक के हवाले से। आफ्ताब बाजवा, एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, वकील इमरान खान, उनका स्टेटमेंट जो आज उन्होंने दिया। एक तो उन्होंने चीफ़ जस्टिस आमिर फ़ारूक के ऊपर तनकीद इस बात पे की कि इमरान खान के बायोमेट्रिक्स के लिए उनको बुलवाया गया था ज़मानत फ़ाइल होने से पहले, और मियां नवाज शरीफ के बायोमेट्रिक्स इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर हो गए थे। और ये तनकीद बिल्कुल दुरुस्त भी है और जायज़ भी है और रिकॉर्ड की बात है, मतलब कि इसको तो झुटलाया नहीं जा सकता। दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड के इमरान खान को बायोमेट्रिक्स के लिए बुलवाया गया था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, और उसके बगैर ज़मानत पर एतराज़ लग रहे थे पिटिशन पे। लेकिन नवाज शरीफ साहब को एयरपोर्ट पे उनके बायोमेट्रिक्स वगैरह हो गए और उनकी पिटिशन एंटरटेन हो गई। ना सिर्फ ये कि एंटरटेन हो गई, इवेंचुअली उस पर नोटिस वगैरह भी हो गए थे। सो दिस इज़ अ पार्ट ऑफ रिकॉर्ड, दिस इज अ मैटर ऑफ रिकॉर्ड। तो इसके ऊपर कोई बहस नहीं और ये तनकीद बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन आगे जो बात उन्होंने की है वो बहुत सीरियस है, एंड दैट रिक्वायर्स इन्वेस्टिगेशन आई बिलीव, बिकॉज ये कोई छोटी बात तो नहीं है जो स्टेटमेंट पास किया आफ्ताब बाजवा ने। एंड ही इज रेफरिंग टू एन एविडेंस। जो वो कह रहे हैं वो तो अगर दुरुस्त है बात, अगर दुरुस्त है, अब ये तो क्योंकि उन्होंने क्लेम किया, आई डू नॉट नो, क्योंकि हमारे तक तो पहली दफ़ा ये स्टेटमेंट आफ्ताब बाजवा की तरफ से आया है, पहुंचा है, जिसमें वो ये क्लेम कर रहे हैं कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फ़ारूक, ये तो उन्होंने चलो इल्ज़ाम लगाया कि वो मिला हुआ है, ये तो उन्होंने कहा कि मिला हुआ है नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ, लेकिन वो क्लेम ये कर रहे हैं कि उसकी वीडियो भी आ चुकी है। मैं लोगों को साफ बता दूं कि उसकी ऑडियो वीडियो आ चुकी है। नाउ दिस इज़ अ वेरी बिग स्टेटमेंट, और इस पे तहकीकात होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आमिर फ़ारूक साहब का जो रोल है एज द चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट, उससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला, इमरान खान के वकला खुश नहीं हैं, और बहुत सारे लोग जनरली मेरे ख्याल में जो कानून की समझ रखते हैं वो खुश नहीं है। मैंने खुद आमिर फ़ारूक के, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक के बहुत सारे फ़ैसलों के ऊपर कानूनी तौर पर तनकीद की है, जो मैं समझता हूँ कि मेरा हक़ है, और मैं समझता हूँ कि वो फ़ैसले दुरुस्त नहीं है, और जो जिस तरह का जस्टिस डिस्पेंस हो रहा है फ्रॉम हिज कोर्ट, आई डू नॉट agree with it as a lawyer from a jurisprudential or a legal point of view। कानूनी तौर पे मैं उससे इत्तेफाक नहीं करता, बिल्कुल भी नहीं करता। लेकिन ये जो बात आफ्ताब बाजवा कर रहे हैं कि एक ऑडियो कोई उनकी आ चुकी है और वो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ आ चुकी है, और वो कह रहे हैं कि मैं लोगों को साफ बता दूं, अगर मिसाल के तौर पर ऐसी कोई बात है तो उसको तो फौरी तौर पर इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। ये कोई छोटी बात नहीं है। और इस टाइम पे जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल वो अपना उसका इजलास भी हुआ था, मीटिंग भी हुई थी, और जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी सुप्रीम कोर्ट के एक जज हैं, उनको शो कॉज नोटिस इशू किया गया है। तो जहाँ पे वो कार्रवाई हो रही है उसके हवाले से मैं अलग से वीलॉग करूँगा कि वो दोनों साइड्स का क्या मौक़िफ़ है, उस पर हम बात करेंगे। लेकिन अगर किसी सिटिंग जज के हवाले से किसी वकील का ये स्टेटमेंट दे देना कि इस जज की तो ऑडियो वीडियो मौजूद है और वो आ चुकी है और वो मौजूद है जिसमें ये फलाने सियासतदानों के साथ मिला हुआ है, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। मतलब कि दिस कुड बी अ बिग ग्राउंड फॉर फाइलिंग अ रेफरेंस इन द सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इफ इट इज़ ट्रू, अगर ये दुरुस्त है, सच है। बाकी जो आमिर फ़ारूक साहब के फ़ैसले हैं उन पे तो हम तनकीद करते रहते हैं और उस पर का तनकीदी जायज़ा भी आपके सामने पेश कर, लेकिन अब जबकि आफ्ताब बाजवा ने ये स्टेटमेंट दे दिया है तो एक तो उनसे पूछा जाना चाहिए कि ये ऑडियो वीडियो किसकी आप बात कर रहे हो। अगर आपके कब्ज़े में है तो उसको सामने लेकर आएँ, और उसको सामने लेकर आए ताकि उसके ऊपर इन्वेस्टिगेट हो सके, और उसके ऊपर इफ़ इट इज़ ट्रू एंड वो सामने आती है तो फिर उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और इन्वेस्टिगेशन पर कानून के मुताबिक होनी चाहिए जो कानून कहता है, क्योंकि जजेस के मिसकॉन्डक्ट के हवाले से बाकायदा कानून मौजूद है और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का काम ही ये है, और आइन के अंदर भी उस हवाले से प्रोविजंस वगैरह मौजूद हैं। और आमिर फ़ारूक साहब से तो वैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान साहब को, उनकी लीगल टीम को बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं, और वो बहरहाल उसका
इजहार भी कर चुके हुए हैं और वो कह चुके हुए हैं कि हमें, और उन्होंने यहाँ तक कहा कि हमें आमिर फारूक साहब पे एतमाद ही नहीं है। ये इमरान खान साहब ने कहा, उनके वकला ने कहा, और उन्होंने कहा कि हम अपना केस भी आपको नहीं चाहते हैं कि आप सुने, किसी और बेंच को कर दें। लेकिन उसके बावजूद आमिर फारूक साहब वन वे और दी अदर वो खुद ही केसेस सुनते भी रहे, फैसले भी सुनाते रहे, और कुछ फैसले उनके ऐसे जो मैं समझता हूँ कि कानूनी तौर पर दुरुस्त भी नहीं है, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पिनलाइज भी करते हैं, और लेकिन वो मामलात इसी तरह आगे चलते रहे। अब आफ्ताब बाजवा का ये कह देना कि जी एक वीडियो है, एक ऑडियो है और उसके अंदर ये चीज़ है आमिर फारूक साहब के हवाले से, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, और इसके ऊपर अब तहकीकात मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है और वो होनी चाहिए। और अगर उनके पास कोई सबूत या शवाहिद ऐसे मौजूद हैं तो उन्हें भी ये सामने रखने चाहिए। बहरहाल एक तो ये है जी ख़बर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से। दूसरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से एक और ख़बर है, और वो ख़बर है ऑडियो लीक्स के हवाले से। और ये इमरान खान साहब की जो अहली हैं बुशरा बीबी, उनकी आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले कुछ ऑडियो आई थी जिसमें उनकी गुफ्तगू हो रही थी तोशाखाना के हवाले से या तोशाखाना की गिफ्ट्स के हवाले से। तो उस ऑडियो की बुनियाद पे जो कुछ कानून नाफिज करने वाले इदारे बुशरा बीबी से तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं, या तहकीकात कर रहे हैं, या नोटिस दे रहे हैं, या उनको बुला रहे हैं, समन कर रहे हैं, वॉट एवर, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डिटेल्स, लेकिन उस ऑडियो की बुनियाद पे जो कानून नाफिज करने वाले इदारों की तरफ से इकदामात उठाए जा रहे हैं। ये पिटिशन बुशरा बीबी की तरफ से डाली गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि ये इकदामात की कोई लेजिटिमेसी नहीं है, कानूनी हैसियत नहीं है। क्यों? क्योंकि ऑडियो लीक्स की कोई लेजिटिमेसी नहीं है। ऑडियो लीक्स कैसे हो गई हैं और वो कैसे प्राइम मिनिस्टर्स हाउस की फ़ोन टैपिंग हुई है और वो मार्केट में रिलीज़ भी हो गई है, उसके ऊपर बाबर सत्तार साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत अहम है। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस कैसे हो रही है, कौन कर रहा है? पीटीए यानी कि पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी तो कह रही है कि किसी को इजाज़त नहीं दी। अब कानून ये है कि इजाज़त देना ज़रूरी है, इजाज़त लेना भी ज़रूरी है, और वो मैंने कई दफ़ा आप लोगों को याद होगा पिछले वीलॉग्स में एक्सप्लेन किया लॉ बाकायदा तौर पे। इन्वेस्टिगेशन फॉर फेयर ट्रायल्स एक्ट 2013 कि जिसके अंदर अगर ये सर्वेलेंस होनी है, इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस होनी है, कोई वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग होनी है, तो उसका एक तरीक़ाकार दिया गया है, और वो जब तक पूरा नहीं हो जाता, और उसके कई लेयर्स हैं, कई स्टेप्स हैं, एंड वो आखिरी स्टेप उसका जो डेजिग्नेटेड जज ऑफ द रेलिवेंट हाई कोर्ट उसकी मंजूरी देगा, फिर कोई कानून नाफिज करने वाला इदारा ये सर्वेलेंस कर सकता है। तो वो जब हो जाएगी फिर वो सर्वेलेंस हो सकती है। तो यहाँ पे बकौल जस्टिस बाबर सत्तार पीटीए जो रेलिवेंट अथॉरिटी है पाकिस्तान टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी, वो कह रही है कि हमने तो किसी को इजाज़त नहीं दी। तो जब वो कहते हैं कि हमने इजाज़त नहीं दी तो सर्वेलेंस हो कैसे गई है? तो इस केस में वफाक से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने जवाब जमा कराने के लिए अगली तारीख डाल दी और उनको 1 महीने का वक्त दिया है। तो ये दूसरी इम्पॉर्टेंट ख़बर है इस हवाले से। और तीसरी ये है कि सुप्रीम को, बल्कि उससे पहले मैं बात कर लूँ लतीफ़ खोसा साहब, क्योंकि आज अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है, बहुत इंपॉर्टेंट ख़बर है, इसको हल्का मत लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन हुआ और नताइज आ गए, और मेरे पास अभी जो ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ख़बर पहुँची है वो ये है कि आसमा जहांगीर ग्रुप के कैंडिडेट जीते हैं। शहजाद शौकत जो कि प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के लिए इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, वो जीत गए, और हामिद खान ग्रुप के कैंडिडेट हार गए। अब ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि इन हालात में जब जो पाकिस्तान में एक मखसूस पोजीशन है और इंसानी हकूक़ या कानून की बालादस्ती के हवाले से उसमें अक्सर बात होती है वकला तहरीक या मूवमेंट की कि क्या मुमकिनात में से है, और 2007 में जो चली थी जन मुशर्रफ के दौर में क्या वैसी वकला तहरीक चल सकती है, तो उसके चांसेस इस वजह से भी नहीं हैं क्योंकि वकला का जो डिवाइड है, जस्ट एज द डिवाइड इन पॉलिटिक्स इज़ देयर, जस्ट एज द डिवाइड इन सुप्रीम कोर्ट जजेस इज़ देयर, इट्स द सेम वे द डिवाइड इन द लीगल फ्रेटर्निटी इज़ देयर। और इस वक्त अक्रॉस दैट डिवाइड जो ग्रुप इस वक्त स्टेटस को के साथ है, PMLN या पीपल्स पार्टी या PDM की हुकूमत के साथ है, वो आसमा जहांगीर ग्रुप है। और मैं समझता हूँ कि वैसे ये भी
मरहूमा आसमा जहांगीर के साथ ज़्यादती है कि उनके नाम पे बनाया हुआ ग्रुप इस वक्त के स्टेटस को के साथ है, और जो भी इंसानी हकूक़ की पामाली या कानून की धज्जियाँ या आइन की धज्जियाँ बिखर रही हैं, वो उसमें हैंड एंड ग्लव है एक तरह से। क्योंकि उस ग्रुप को हेड कर रहे हैं इस वक्त आज़म नज़ीर ताडड़, जो कि लॉ मिनिस्टर रह चुके हैं पीडीएम हुकूमत के, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सेनेटर हैं, और एहसन भून साहब, और वो सियासी तौर पे पीपल्स पार्टी के करीब हैं। तो कहने को तो ये आसमा जहांगीर ग्रुप है, उनकी ज़िंदगी में वही इसको लीड करती थी, लेकिन अभी इसको लीड कर रहे हैं आज़म नज़ीर ताडड़ और एहसन भून। और दूसरी तरफ जो वकला का ग्रुप है उसमें हामिद खान साहब लीड करते हैं, और वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करीब हैं, और उनके साथ जितने भी वकील जुड़ते हैं वो पॉलिटिकली भी ज़्यादा उनकी इंक्लिनेशन पीटीआई की तरफ होती है। तो इस वक्त वकला की जो सूरत हाल सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के इलेक्शन में सामने आई, उसके मुताबिक एक तरह से आप इनडायरेक्टली कह सकते हैं, डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पीटीआई का ग्रुप हार गया, और जो दूसरा ग्रुप है पीडीएम वाला, एक तरह से आप कह सकते हैं इनडायरेक्टली, मतलब कि मैं ये सिर्फ अपनी तरफ से टर्म्स है, वो अपने आप को नहीं कहते हैं, दोनों नहीं कहते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ ये कि अंदर की जो वो अटैचमेंट्स हैं, एफिलिएशंस हैं, वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो जो पीडीएम के साथ ग्रुप है वो जीत गया है फिलहाल। तो जब पीडीएम के साथ जुड़ा हुआ वकला का ग्रुप इलेक्शन जीत गया, तो वो तो नहीं वकला तहरीक चलाएगा, आज़म नज़ीर ताडड़ तो नहीं चलाएंगे, एहसन भून तो नहीं चलाएंगे। हाँ, हामिद खान का ग्रुप जीता तो शायद आप कह सकते थे कि वो ग्रुप कोई वकला तहरीक चलाए। तो ये डिवाइड जो है वो बड़ा क्लियर है। तो बहरहाल उसके इलेक्शंस हुए हैं। और दूसरा ये कि आखिरी एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है इस व्लॉग में, वो सरदार लतीफ़ खोसा साहब की वो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, जिसमें उन्होंने कुछ इम्प्लाई किया है शेख रशीद साहब के हवाले से, कि जैसे शायद पता नहीं शेख रशीद साहब को चुपेड़ें पड़ी हैं या मारी गई हैं। अब पता नहीं वो क्या कहना चाह रहे थे, लेकिन जो उनकी गुफ्तगू है उससे बहुत सारे लोगों ने ये इम्प्लाई किया है कि शेख रशीद साहब को चुपेड़ें मारी गई हैं और उनके सेल में चूहे छोड़े गए हैं, या इस तरह की कोई गुफ्तगू लोगों ने इम्प्लाई की है। तो शेख साहब का जहाँ तक ताल्लुक़ है, अब उनके साथ हुआ क्या है ये तो शेख साहब जानते हैं, लेकिन शेख साहब का जो मौक़िफ़ है बाहर आकर वो यही है कि वो कहते हैं जी कि मैं तो चिल्ले पे था और मेरे साथ बड़ा अच्छा बर्ताव हुआ है, और मैंने बड़ी खिदमत की है दीन की, और कुछ सीखा है, और ये सारी गुफ्तगू वापस कर रहे हैं। तो एक तरफ शेख रशीद तो जो भी, और आज भी उनकी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जिसमें उन्होंने राशिद शफ़ी को अपने साथ बैठाया हुआ था, अपने भतीजे को, और डिक्लेयर किया कि ये मेरा बेटा है और हम बाप बेटा अजीम फ़ौज के साथ हैं और हम इलेक्शन कलम दवात पे लड़ेंगे। तो उन्होंने री इंडोर्स किया है, और आज राशिद शफ़ी को भी अपने साथ उस वीडियो में वो सामने लेकर आए हैं, क्योंकि राशिद शफ़ी आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का फॉर्मली हिस्सा थे, और उनके टिकट पर इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। लेकिन अभी राशिद शफ़ीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इस वीडियो पैगाम के बाद बज़ाहिर राहें जुदा कर चुके हैं, और वो अब शेख रशीद साहब ने कहा है कि हम अलहदा हैं और हम 9 मई की, और वो उन्होंने तो कहा कि 9 मई एक लानती वो कार्रवाई थी और जिसने भी किया बड़ा गलत किया। तो ये शेख रशीद का लेटेस्ट वीडियो पैगाम है जो मैंने कहा कि आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। लेकिन खोसा साहब ने शेख साहब की जो जितना, अब मैं उसको नज़रबंदी भी क्या कहूँ, क्योंकि अपेरेंटली ना वो कहते हैं वैसे वो कि वो पुलिस की कस्टडी में थे। शेख साहब ने मेरे ख्याल में ये बोला है कि वो पुलिस की कस्टडी में थे। तो अगर वो नज़रबंदी थी, लेकिन अपेरेंटली मीडिया पे तो आके उन्होंने कहा कि मैं चिल्ले पे था। बहरहाल वो अब जाहिर बात है कि जो शख्स खुद जिसके हवाले से जो खुद सब्जेक्ट मैटर है उस वाक़ये का या उस आकरेंस का, वो खुद ही जब उस हवाले से कहता है कि जी मैं चिल्ले पे था, तो और क्या उसके बारे में बात की जा सकती है। लेकिन खोसा साहब की गुफ्तगू मैंने आपको बता दी है, और वो क्या इशारों में बात कर रहे हैं और लोगों ने जो उससे इम्प्लाई किया है वो मैंने आप तक पहुँचा दिया है। आज के व्लॉग में इतना ही, फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।